हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स पर। और यदि कोई भी कैंडिडेट हमारा पेड ग्रुप लेना चाहता है तो मैं कॉल कर सकता है 7054161270 पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कार्ल मार्क्स पर कंप्लीट कम्प्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और कार्ल मार्क्स एक बहुत ही कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में इनका जीवन बीता, क्योंकि जब तक इनकी दोस्ती एंजल से नहीं हुई थी तब तक ये हालत थी कि मतलब ये बहुत ही आधा पेट खाना खाकर ये जीवन जीते थे। और जब एंजल से इनकी दोस्ती हुई तो उसके बाद ही माना जाता है कि ये महंगी शराब और कोर्ट के इनको नसीब हुआ या उसके शौकीन हुए। कार्ल मार्क्स की राइटिंग बहुत ख़राब थी, इसलिए माना जाता है कि इनको क्लर्क की जॉब तक नहीं मिली। और इनकी पत्नी, जो एक बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करती थी, वो जब काम करती थी तब इनके घर का खर्चा चलता था। लेकिन मार्क्स में एक धुन सवार हो गई थी कि वो गरीबों के लिए जो है काम करना चाहते थे। इसलिए उनका जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म का कंसेप्ट है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो उनका पद्धति शास्त्र है, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो है बदलाव माना जाता है। और 19वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों में कार्ल मार्क्स का नाम जाना जाता है। यहाँ तक खराब स्थिति थी कि जब इनके बच्चों की मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी ने अपने एक फ्रेंड से कुछ डॉलर रुपए उधार लेकर कफन खरीदा था और उनका जो है अंतिम संस्कार करवाया था। तो आइए, और बहुत कुछ इनके बारे में है, जब हम मेंस क्लास लेंगे तब बताएंगे। वो हमारी पेड ग्रुप पर चल भी रही हैं और हम लोग प्रीलिम्स को यहाँ टैकल कर रहे हैं, तो बस उतनी जानकारी तक सीमित रहेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो। तो कार्ल मार्क्स को युग पुरुष कहा जाता है। सबसे पहली बात अगर आ जाए तो लगा दीजिएगा। और इन्होंने कांट को अधकचरा वैज्ञानिक कहा था। अगर आ जाए कि कांट को अधकचरा वैज्ञानिक किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहली पुस्तक है इनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरी द होली फैमिली, तीसरा है जर्मन आइडियोलॉजी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चौथी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। इसी में इन्होंने कहा था कि मज़दूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा संसार बाकी है। अगली पुस्तक है जो है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। अगली पुस्तक है सिविल वार इन फ्रांस। और उसके बाद है दास कैपिटल। ये 3 वॉल्यूम में है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको समाजवाद की बाइबल या समाजवादी बाइबल भी कहा जाता है, दास कैपिटल को। 3 वॉल्यूम हैं इसके, पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ लिया था कब कब प्रकाशित हुए, कोई कमेंट करके बता सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो मैथोडोलॉजी है वो क्या है, पद्धति शास्त्र क्या है। तो इनका पद्धति शास्त्र है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बेसिकली होता क्या है, देखिए, द्वंद्व से आशय है जब हमारे विचारों में संघर्ष होता है। और भौतिकवाद का मतलब है कि जो मटेरियल चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे टैबलेट, फ्रिज, कूलर, एसी, है ना, बुक्स, कार, बंगला, ये सब कुछ ये भौतिक है। तो इन्होंने इनके पहले जो इस पर काम किया था, इस टॉपिक पर, वो थे हीगल। तो हीगल ने कहा था आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड, विचार भौतिक जगत को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसको इन्होंने पूरे तरीके से उस सिद्धांत को पलट दिया और कहा कि जो भौतिक जगत है वो विचारों को प्रभावित करता है। उसको इन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे मान लिया कि मैं जो है ऐसे मलिन बस्तियों में पैदा हुआ हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हुआ हूँ। तो मलिन बस्तियों में पैदा होने के कारण जो गरीबी, जो स्वास्थ्य समस्याएं, जो दुष्चक्र से मैं बेरोजगारी के जूझ रहा हूँगा, तो उसके अनुसार हमारी चेतना का विकास होगा। तो जो हमारा भौतिक जगत क्या है, आसपास का प्रदूषित वातावरण, गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य चुनौतियाँ, तो उससे हमारा जो है हमारी सोच का निर्माण होगा, ये इन्होंने कहा था। इसलिए इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि
हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। ठीक है। अब वाद क्या है, प्रतिवाद क्या है और संवाद क्या है, तो ये जान लीजिए। वाद का मतलब जैसे मैंने कोई आर्गुमेंट रखा, विचार रखा, उसके बाद अगले व्यक्ति ने एक विचार रखा जो उसके विपरीत में हो सकता है। और तीसरी बात फिर आएगी जिसे सिंथेसिस कहा जाएगा, संवाद कहा जाएगा, यानी कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के विचारों के मिले जुली सोच को तीसरी सोच का नाम दिया जाता है, जिसे संवाद कहा जाता है, सिंथेसिस कहा जाता है। इसे इंग्लिश में थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहते हैं। अब इनके विचारों के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को लेते हैं, जिसमें है उत्पादन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, MOP, मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये क्या होता है कि इसमें वो बताते हैं कि उत्पादन के साधन जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से उत्पादन की शक्ति का निर्माण होगा, उसी प्रकार से उसके साथ संबंध सर्जित होंगे। जैसे ऐसे बताते हैं त्रिकोण से, जैसे यह बेस है, ये बेस, इसको अधिसंरचना कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मुकेश अंबानी हैं, उनका रिलायंस जियो है, रिलायंस कंपनी है, सब कुछ उनका है, तो उनका ये बेस पर उनका नियंत्रण हो, यानी उत्पादन के साधन पर उनका नियंत्रण है। तो इसलिए सारी शक्ति किस में निहित है, मुकेश अंबानी में निहित है, या कोई और बड़ा अमीर आदमी ले सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसी प्रकार से उत्पादन के संबंध जो है सृजित होंगे। तो मालिक ये वर्गीय जो अवधारणा देते हैं, तो वर्ग की अवधारणा भी इनके दो आधारों पर निर्धारित है। पहला है पूंजीपति, दूसरा है सर्वहारा। एक कंसेप्ट मार्क्स और प्रयोग करते हैं, पतित बुर्जुआ, इंग्लिश में पैटी बुर्जुआ कहते हैं। वो कहते हैं उसका विलोपन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो ज़्यादातर कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो वो सर्वहारा ही हो जाएगा। सर्वहारा के लिए 2-3 शब्द प्रयोग होते हैं, प्रोलिटेरियत, हैप्स नॉट, हैप्स प्रयोग किया जाता है पूंजीपतियों के लिए, और जो पतित जो है सर्वहारा है, इसको प्रो जो है कहा जाता है पैटी बुर्जुआ। अब इनके हिस्टोरिकल जो है डायलेक्टिकल मेटलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि बताते हैं कि समाज ये वर्गीय अवधारणा को पूरे अब तक का जितना भी हमारा समाज विकसित हुआ है, मान के चलो जब से पृथ्वी है तब से, जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से, तो उसमें वो हर वर्ग में, हर मतलब कालखंड में दो वर्ग बताते हैं। जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद इसे कहा जाता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, विवाद प्रतिवाद संवाद, और ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या है कि एक तरीके से उद्विकास की अवस्था है, ये कैसे प्रकृति में मनुष्य का उद्विकास हुआ है उसकी अवस्था को ये बताता है। तो आदिम साम्यवाद, यहाँ पर वो कहते हैं कि वर्ग व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ था, धीरे कबीलाई कल्चर धीरे धीरे डेवलप जरूर हुआ था, जहाँ वर्गों का उदय नहीं हुआ था किसी प्रकार से, तो यहाँ वर्ग नहीं थे। लेकिन फिर वो जब बताते हैं दास अवस्था, दास समाज में तो वर्ग थे, यानी कि एक कबीले का सरदार होगा और दूसरे उसके फॉलोवर होंगे, अनुयायी होंगे। फिर सामंती समाज, जो सामंती समाज होगा वहाँ जो है एक अमीर और गरीब के बीच में दो वर्ग थे, अमीर और गरीब के बीच में। फिर पूंजीवादी समाज की बात आती है, तो पूंजीवादी जो समाज है ये कहते हैं शोषण की चरम अवस्था का कालखंड है। इसमें जो है शोषण अपनी चरम प्रगति पर होगा, और जो मजदूर होगा उसका इतना शोषण होगा कि वो समझ लीजिए कि एक तरीके से बर्बाद सा हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं, लेकिन इसी कालखंड में बताते हैं कि जो है मजदूर है वो क्लास इटसेल्फ से, यानी जो अपने में वर्ग अलग थलग बटा हुआ है, वो एक सृजित रूप में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे क्लास फॉर इटसेल्फ कहते हैं, यानी अपने लिए वर्ग बन जाना। और वह संघर्ष करेगा, वह संघर्ष रक्तयुक्त भी हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और फिर एक समाजवादी समाज का निर्माण होगा। साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, ये जानने की आवश्यकता, आप ऐसे जान लीजिए कि समाजवाद में वर्ग का विलोप हो जाएगा लेकिन राज्य रहेगा, और साम्यवाद में ना राज्य होगा ना वर्ग होगा। फिर मुख्य परीक्षा में डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं वर्ग संरचना की। तो वर्ग संरचना उनकी किस बात पर बेस्ड है, आर्थिक साधनों पर व्याप्त है, आर्थिक साधन पर व्याप्त है, यानी जिनका आर्थिक साधनों पर नियंत्रण है वो पूंजीपति कहलाते हैं, और जिनका आर्थिक साधनों पर नियंत्रण नहीं है वो क्या कहलाते हैं, सर्वहारा कहलाते हैं।
वो सर्वहारा कहलाते हैं। तो यहाँ जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अब मैं इसको बताता हूँ कि अधोसंरचना और अधिसंरचना। तो ये है अधोसंरचना यानी बेस, अधोसंरचना यानी कि इसको आप मान लीजिए जेफ बेजोस मान सकते हैं, मुकेश अंबानी मान सकते हैं, यानी पूंजीपति एक तरीके से। जैसे मुकेश अंबानी कहते हैं कि हम रूल मानते नहीं, हम रूल बनाते हैं। अब वो कहते हैं, मार्क्स कहता है जिसका इस पर नियंत्रण होगा, एक तरीके से उत्पादन के साधन या पूंजी पर नियंत्रण होगा, वो सभी चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित होगा, चाहे धर्म हो, चाहे संस्थाएं हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही हो, चाहे सरकार हो, चाहे राज्य हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे न्यायालय हो, सभी कुछ उसके द्वारा निर्धारित होगा। और ये सही भी है कि अमीर वर्ग का कहीं कुछ होता है, जो समस्या एक आम आदमी फेस करता है वो क्या कोई पूंजीपति आज तक फेस करता हुआ दिखाई देता है? तो जवाब मेरे ख्याल से होगा बिल्कुल नहीं। अब वर्ग में दो बातें शामिल हैं, एक है अपने लिए वर्ग, एक अपने आप में वर्ग। ठीक है, अपने आप में वर्ग का मतलब है जैसे मजदूरों का एक वर्ग है, वो अपने आप में वर्ग बना हुआ है। उसको जब वो शोषण की चरम अलगाव के बाद शोषण की चरम सीमा पहुंच जाएगा तो वो अपने आप में वर्ग बन जाएगा। जब अपने आप में वर्ग बन जाएगा तो फिर वो क्रांति करेगा, और क्रांति करेगा तो मैंने कहा कि समाजवादी समाज की संकल्पना सृजित होगी या उसका निर्माण होगा। आगे बात करते हैं। मार्क्स ने कहा है सर्वहारा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने को सारा संसार बाकी है। जो मैंने बताया ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उन चीज़ों बुक्स में यही चीज़ें व्याख्यायित हैं। सर्वहारा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने को पूरा संसार बाकी है। वो मार्क्स कहते हैं कि जो धर्म के बारे में उनकी क्या राय है, तो धर्म कहते हैं धर्म पीड़ित लोगों की आह है, धर्म जनता के लिए अफीम है। ये डायरेक्ट कोटेशन आते हैं, धर्म जनता के लिए अफीम है। अब इसका मायने क्या है? देखिए मार्क्स का ये कहना है मार्क्सवादी व्याख्या ये है कि जो धर्म है उसने अपने आप को इस तरीके से जो है एस्टेब्लिश किया है, या पूंजीपतियों के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है, जैसे हर व्यक्ति को माना जाए कि आपकी किस्मत में लिखा है। बहुत लोग मान लेते हैं मेरी किस्मत में लिखा है, तो वो मजदूर बने रहते हैं, वो मिथ्या चेतना में जीते हैं। एक शब्द ये भी प्रयोग करता है, मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना। ठीक है, और क्लास कॉन्शियसनेस भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप अपने धर्म से निर्धारित होंगे तो वो सब चीज़ें आप मानेंगे जो आपको सिखा दी गई हैं कि मेरी किस्मत में लिखा है, तो आप संघर्ष बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन मार्क्स का कहना है कि यही पूंजीवादी समाज चाहता है। फिर मार्क्स कहते हैं मनुष्य को भी एक वर्ग प्राणी मानते हैं। कोटेशन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मार्क्स मनुष्य को क्या मानते हैं? एक क्लास जो है एनिमल मानते हैं, वर्ग प्राणी मानते हैं। ठीक है, एक इस दृष्टिकोण से देखते हैं। आगे बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं अभी तक के सभी वर्गों का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहे। यानी कि जो है जितने भी समाज रहे हैं, आदिम, दास, पूंजीवादी, समाजवादी, ठीक है, एशियाई, जितने भी रहे हैं, सभी समाजों में संघर्ष देखने को मिला है। और एक कंसेप्ट यूज करते हैं एंजल्स, जिसे निगेशन ऑफ निगेशन कहते हैं, निषेध का निषेध। एक समाज के बिगड़ने से ही दूसरे समाज का निर्माण होता है, उसमें ये बताया गया है। अब बात करते हैं वर्ग। वर्ग कितने प्रकार के हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, पूंजीपति और सर्वहारा। और वर्ग का आधार क्या है, कभी पूछ ले तो उसका आधार है आर्थिक। पूंजीपति जो है ये प्रोलेटेरियत और कैपिटलिस्ट। अब अलगाव क्या है? अलगाव के बारे में फ्रेंड्स है कि वो कहते हैं मनुष्य एक सृजनशीलता वाला प्राणी है। श्रम मनुष्य का वस्तुकरण करता है। बिल्कुल, वस्तुकरण इसलिए करता है, जैसे आप एक कारखाने में काम कर रहे हो तो आपको 14-15 घंटे आपसे काम लिया जाए, कभी आप किसी से मिल ना पाओ, तो धीरे धीरे आपको एक सब ऑब्जेक्ट की तरह बन जाओगे। आप एक तरीके से हर चीज़ से अलग हो जाओगे। तो कहता है अलगाव के चरण बताता है। पहले कहेगा उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। भाई आप मजदूर हो, उत्पादन की प्रक्रिया में आप कहीं भी सिर्फ
500 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर सकते हो। दूसरी बात, उत्पादन से जो है अलगाव हो जाएगा। मान लो आप बनारसी साड़ी बनाते हो, 20,000 की साड़ी आप बनाते ज़रूर हो लेकिन अपनी वाइफ को कभी नहीं पहना सकते, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एक मज़दूर हैं। फिर मालिक से या इन सब चीज़ों से अलगाव हो जाओगे। फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलेगी तो आप अपने आप से भी अलगावित हो जाओगे। आगे बात करते हैं लोग अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी मार्क्स ने दिया है, सरप्लस वैल्यू इसे कहते हैं। तो इसमें 3 सिद्धांत हैं, पूंजी का संचय, पूंजी का केंद्रीकरण और कष्टों का वृद्धि सिद्धांत। अब आगे कुछ तथ्य हैं जिन पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे समाजवादी समाज, यानी समाजवादी समाज का कंसेप्ट किसने दिया, मार्क्स ने, पहले बता चुके हैं। आर्थिक निर्धारण मार्क्स ने कहा, गति का सिद्धांत मार्क्स ने दिया है, मध्यम वर्ग का सिद्धांत भी मार्क्स ने दिया है, विचारधारा का सिद्धांत भी मार्क्स ने दिया है। हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया, ये भी बता चुके हैं, मार्क्स ने कहा है। फिर अब पूंजीवाद के वर्ग कैसे कैसे हैं, जो किराया लेता है, जाहिर सी बात है, जो लाभ लेता है, जो वेतन लेता है, ये सब पूंजीवाद के वर्ग हैं। अब हर्बर्ट मार्क्यूज के कुछ कोटेशंस हैं, जैसे वो कहते हैं औद्योगिक समाज में व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को क्रूरता से कुचल दिया जाता है। बिल्कुल, यानी ये पर्सनल डेवलपमेंट आपका कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे 20,000 रुपये का काम कर रहे हो, चाहे 5,000 रुपये महीने का काम कर रहे हो, चाहे 50,000 रुपये का कर रहे हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जो है डेवलपमेंट वहाँ कुछ नहीं, आप सिर्फ उनके लिए काम करिए। एरिक फ्राम क्या कहते हैं, एरिक फ्राम कहते हैं मशीनीकरण का प्रत्यक्ष संबंध अलगाव से है। जो मैकेनाइजेशन होगा उसका सीधा संबंध अलगाव से है। अब जितना ज़्यादा मशीनों से जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा आप अलगावित हो जाओगे। फिर एक कंसेप्ट आता है बुर्जुआकरण, ये गोल्ड थॉर्प ने दिया है। फिर सर्वहाराकरण, पॉपराइजेशन इसे कहते हैं, ये पॉपराइजेशन नहीं कहते हैं, वो गरीबीकरण होता है। ये सर्वहाराकरण का कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। फिर पतित बुर्जुआ बता ही चुका हूँ, मार्क्स ने दिया है। फिर नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट भी कार्ल मार्क्स का दिया है। और लास्ट में है प्रस्तुति की अवधारणा या मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट, ये भी कार्ल मार्क्स का दिया है। आशा है कि इससे आपके अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और जिन लोगों को अभी भी मैटर परचेस करना हो या पेड ग्रुप लेना हो, हमें कॉल करें 7054161270 पर। हमें टेलीग्राम पर भी सेलेक्टिव क्लासेस के नाम से जो है संपर्क कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।